कल हमने स्टार्ट किया था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो उसी को ही कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि दो किस्म की फोर्सेस होती हैं जो मालिक्यूल के अंदर और मालिक्यूल के दरमियान ऑपरेट होती हैं। उसमें पहली जो फोर्स है उसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो बिटवीन द एटम्स बट इन द मालिक्यूल, विद इन द मालिक्यूल होती है। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था। और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो दो मालिक्यूल्स को आपस में जोड़ती है। मालिक्यूल के अंदर जो एटम्स होते हैं उसमें जो फोर्स होती है कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, वो आपकी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होती है। लिटिल एग्जांपल अगर हम करें, अगर हमारे पास HCl है, ठीक है, HCl, ये एक HCl, ये दूसरा HCl। ठीक है, अब यहां पे देखें कि ये जो लाइन है, ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है, कोवेलेंट बॉन्ड को। ठीक है, ये लाइन कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, और ये लाइन जो है ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब ये एक सेपरेट मॉलिक्यूल है, ये एक सेपरेट मॉलिक्यूल है। इन मॉलिक्यूल्स में चार्जेस हैं। चार्जेस क्यों है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिटी कम है, क्लोरीन की ज्यादा है। हाइड्रोजन की कम है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसकी ज्यादा होने की वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब ये एक मॉलिक्यूल जो है ये इस मॉलिक्यूल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये एक मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब ये जो इन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है, ये जो फोर्स है ये आपकी है इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब है, इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब है बिटवीन मॉलिक्यूल्स। देखें ये जो फोर्स है वो बिटवीन मॉलिक्यूल्स है, दो मॉलिक्यूल्स को यूनाइट कर रही है। ठीक है, ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं जिस फोर्स के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं, इस फोर्स को हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स यानी ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये जो लाइन से जिसको हमने जाहिर किया है, ये है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रा, इंट्रा मींस विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के बीच में हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो फोर्स है, दिस फोर्स इज इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। ये कल हमने डिटेल में किया था, तो होपफुली आपको याद होगा कि फोर्सेस जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं दो किस्म की, एक इंट्रामॉलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूल के अंदर, फॉर एग्जांपल HCl है, तो HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कहेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कहेंगे। और जो HCl एक सेपरेट एग्जिस्ट कर रहा है, सेपरेट मॉलिक्यूल है, दूसरा HCl सेपरेट मॉलिक्यूल है, इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है जो सेपरेट मॉलिक्यूल्स को आपस में यूनाइट कर रही है, इसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसको हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। चलें तो बढ़ते हैं आगे। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है, ठीक है, देखें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसको हम प्राइमरी नहीं सेकेंडरी फोर्स कहते हैं, और जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स यानी कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, इसको हम प्राइमरी फोर्स कहते हैं। और जो प्राइमरी फोर्सेस हैं, जो आपकी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, दे आर मच स्ट्रॉन्गर देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्योंकि उसमें ट्रू केमिकल बॉन्ड नहीं बनता, जो ट्रू केमिकल बॉन्ड है वो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है, जो कोवेलेंट बॉन्ड है या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। अब बॉन्ड बन गया, दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बन गया, जैसे ये है, ठीक है, ये बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है। इस बॉन्ड की वजह से इन पे क्या आई, चार्जेस आई। ठीक है, इन पे क्या लगी, चार्जेस लगी। ठीक है, तो चार्जेस बाद में लगी जब ये बॉन्ड बन चुका है। ठीक है, तो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बाद में चार्जेस लगी हैं। अब ये चार्जेस जो है वीकली एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी ना, ये चार्जेस, तो ये एक इंटरएक्शन है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है एक वीक इंटरएक्शन है जिसके थ्रू मॉलिक्यूल्स आपस में बंधे हुए हैं। और ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये प्राइमरी फोर्स जो है, ये एक स्ट्रांग बॉन्ड है, ये एक स्ट्रांग बॉन्ड है जो इन एटम्स को आपस में क्या कर रहा है, यूनाइट कर रहा है। ठीक है, चले इसके बाद हम पढ़ते हैं कि और क्या डिफरेंस है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस में। ठीक है, तो there are two types of attractive forces. One is intramolecular यानी जो मॉलिक्यूल के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल HBr है। ठीक है, तो HBr के अंदर ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसको हम कहेंगे इंट्रा। ठीक है, और दूसरा HBr है। ठीक है, दूसरा HBr है,
एक HBr दूसरे HBr को कनेक्ट कर रहा है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये आपकी है इंटर। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो दो मॉलिक्यूल्स को यूनाइट करती हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स बॉन्ड बनाते हैं उसको यूनाइट करते हैं। ठीक है, तो एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, दूसरी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होती है। ठीक है, अब इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हैं? द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन एटम्स, एटम्स के दरमियान, यानी ये हाइड्रोजन एटम, ये ब्रोमीन एटम, इसके दरमियान जो फोर्स है उसको हम कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, और इन अ मॉलिक्यूल आर कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, दीज फोर्सेस आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी फोर्सेस, यानी ये जो फोर्सेस हैं ये स्ट्रांग फोर्सेस होती हैं। ये प्राइमरी फोर्सेस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये ट्रू केमिकल बॉन्ड है। इसके अलावा बाद में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो ट्रू केमिकल बॉन्ड नहीं होता, वो एक वीक इंटरेक्शन होती है जिसके थ्रू मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड ट्रू केमिकल बॉन्ड्स। तो ये एक ट्रू केमिकल बॉन्ड होता है। दीज फोर्सेस इंक्लूड कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें जो मॉलिक्यूल के अंदर दो ही किस्म की फोर्सेस हो सकती हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल के अंदर, यानी हम बात करें इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस की, या तो वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगा, या कोवेलेंट बॉन्ड होगा या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, दे आर मच स्ट्रॉन्गर देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। कि इनकी जो स्ट्रेंथ है, अगर हम किसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से जो कि ट्रू केमिकल बॉन्ड नहीं है, जो कि एक वीक इंटरेक्शन है, उससे कंपेयर करेंगे तो इनकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज्यादा होती है। दे आर, अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उससे भी इसको कंपेयर करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड इससे 20% वीक होता है। या अदर वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि 20 टाइम्स जो है आपकी ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से स्ट्रांग होगा। ठीक है, देयर स्ट्रेंथ रेंजेस बिटवीन 150 to 500 किलो जूल पर मोल। कि एक नॉर्मल इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कितना स्ट्रांग हो सकता है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? डबल और ट्रिपल की तो और ज्यादा होगी, हम सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो 150 से लेके 500 किलो जूल पर मोल, यानी एक कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो कम से कम एनर्जी चाहिए वो 150 किलो जूल पर मोल चाहिए। और इसके कंट्री, अगर हम, यानी अगर आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, तो इसको ब्रेक करने के लिए 150 to 500 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। ठीक है, इतनी एनर्जी। अब अगर आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज यानी जो मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक इंटरेक्शन होती है, इनको तोड़ने के लिए जस्ट 2 to 50 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। अब आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि कहाँ 150 to 500 और 2 to 50, यानी ये जो फोर्सेज हैं ये बहुत ही वीक होती हैं। ठीक है, यहां तो कोई प्रॉब्लम बेटा? तो इंट्रा और इंटर में आपको डिफरेंस आ गया कि इंटर मॉलिक्यूलर किसको कहते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर किसको कहते हैं, आपको डिफरेंस आ गया कि अगर मॉलिक्यूल के अंदर फोर्स है तो उसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल के जो अंदर फोर्स है उसको क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल के अंदर फोर्स को क्या कहेंगे, इंटर या इंट्रा? वो इंट्रा होगी। ठीक है, तो मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स है वो बिटवीन मॉलिक्यूल्स होगी या बिटवीन एटम्स होगी? बिटवीन मॉलिक्यूल्स होगी या बिटवीन एटम्स होगी? बिटवीन एटम्स होगी। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात थी। अब इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं कि ये वीक फोर्सेस हैं, कमजोर फोर्सेस हैं। ठीक है, दे आर वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन टू सेपरेट मॉलिक्यूल्स और कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये दो सेपरेट जो ऑलरेडी बॉन्ड बने हुए एटम्स के दरमियान, अब वो मॉलिक्यूल की फॉर्म एग्जिस्ट करें। हमने पढ़ा है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बन चुका है, एटम जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल को आपस में क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें किसकी, हमारे पास है क्या, कौन सा एग्जांपल है, क्लोरोफॉर्म है, CHCl3। ठीक है, अब दूसरा CHCl3 है। अब ये सेपरेट मॉलिक्यूल है, ये सेपरेट मॉलिक्यूल है, दोनों पोलर मॉलिक्यूल हैं, दे हैव चार्जेस। तो इनकी चार्जेस जो हैं जो डिफरेंट पार्ट्स में मौजूद हैं, ठीक है, ये एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। अब
ये जो फोर्स है ये दो मॉलिक्यूल्स को आपस में यूनाइट कर रही है, तो इस फोर्स को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहेंगे। और वो फोर्स जो दो एटम्स को आपस में यूनाइट करेगी उसको हम कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, सो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है और ये वीक होती है, कमजोर होती है, क्योंकि इस फोर्स में ऑलरेडी बॉन्ड बने हुए, मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड नहीं बना रहे, मॉलिक्यूल ऑलरेडी बॉन्ड एटम्स के दरमियान बना चुके थे और ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उन पे थोड़ी थोड़ी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस आ चुकी हैं। वो चार्जेस वीकली एक दूसरे को, दूसरे एक मॉलिक्यूल की पॉजिटिव चार्ज दूसरे मॉलिक्यूल की पॉजिटिव चार्ज को वीकली अट्रैक्ट करेगी। इस वजह से ये वीक होती हैं, यानी न किसी ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, न किसी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, न ही शेयर किया है, सिर्फ ऑलरेडी प्रेजेंट चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है वीकली। अच्छा, दे आर नॉट ट्रू केमिकल बॉन्ड्स, ये ट्रू केमिकल बॉन्ड नहीं है। ट्रू केमिकल बॉन्ड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, दे आर वीक इंटरैक्शंस, ये वीक इंटरैक्शंस होती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड, दे आर नॉट ट्रू केमिकल बॉन्ड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू केमिकल बॉन्ड, तो नाइदर हाइड्रोजन बॉन्ड नॉर मेटालिक बॉन्ड। तो ये नाम तो बॉन्ड लिखा हुआ है पर ये ट्रू केमिकल बॉन्ड नहीं है, ये वीक इंटरेक्शन है। हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक टाइप है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का। मेटालिक बॉन्ड भी जो है वो इलेक्ट्रॉन सी, अपने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और अपने ही पॉजिटिव आइन होता है मेटल आइन, उसके दरमियान इंटरेक्शन होती है। तो कोई दूसरा एटम नहीं है जिसको उसने इलेक्ट्रॉन दिया हो या उससे इलेक्ट्रॉन लिया हो या उससे इलेक्ट्रॉन शेयर किया हो। सो मेटल्स के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वही अपनी जो है कर्नेल के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो वो एक सेपरेट इश्यूज को रहने देते हैं। अब these forces are weak forces 1 to 5% as strong as covalent bond। इनकी जो स्ट्रेंथ है वो 1% से लेके 5% एज कंपेयर टू द कोवेलेंट बॉन्ड होती है। ठीक है, देयर स्ट्रेंथ बिटवीन 5 to 50 किलो जूल पर मोल की इनकी जो स्ट्रेंथ है वो मैंने पीछे 1 लिखा था, तो 5 to 50 ये 1 ही होगा, 1 to 50 किलो जूल पर मोल जो है वेरी करती है। ठीक है, अच्छा ये जो हाई स्ट्रेंथ है ये किसकी, हाइड्रोजन बॉन्ड की, बाकी तो और कमजोर होगी। ऑल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर कलेक्टिवली कॉल्ड वैन डर वाल फोर्सेस आफ्टर द डच फिजिस्ट जोनेस वैन डर वाल। जितनी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, हम पढ़ेंगे 5 किस्म की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हैं, उन सबको कलेक्टिवली हम वैन डर वाल फोर्सेस कहते हैं, सबको कलेक्टिवली वैन डर वाल फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, आफ्टर द इन ऑनर ऑफ डच फिजिस्ट जो है हमारा कौन सा था, जोनेस वैन डर वाल। अब जो केमिकल कंपाउंड की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, वोलेटिलिटी, वेपर प्रेशर, ये सारी जो चीजें हैं ये डिपेंड करती हैं कि मॉलिक्यूल्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितनी स्ट्रांग हैं या कितनी वीक हैं। अब जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है दे आर मेजर ऑफ कोहेसिव फोर्सेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जितनी फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, जितनी फोर्सेस स्ट्रांग होंगी उतना आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है कि द फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, रेट ऑफ इवापोरेशन और वेपर प्रेशर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स अपॉन दीज फोर्सेस। इन फोर्सेस पे डिपेंड करता है। जितनी ये फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होनी चाहिए। मैंने अभी आपको बताया कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इज द मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कि फोर्सेस कितनी मजबूत हैं। तो जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी, स्ट्रांग होंगी, उतना आपका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, और जितनी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी तो आप क्या समझते हैं उस लिक्विड का वेपर प्रेशर रूम टेम्परेचर पे। अच्छा, वो लिक्विड जिसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है उसका वेपर प्रेशर जो है रूम टेम्परेचर पे वो हाईली वोलेटाइल होगा या लेस वोलेटाइल होगा। जिसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है वो हाईली वोलेटाइल होगा या लेस वोलेटाइल होगा। कोई भूला नहीं है, लेस वोलेटाइल। क्यों कि मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट उसकी ज्यादा है जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो स्ट्रांग है। अब जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है तो वो जल्दी इवापोरेट नहीं होगा, वो देर से इवापोरेट होगा। होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी। द बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स आर मेजर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। स्ट्रांगर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, के जितनी आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, हायर विल बी मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड वाइस वर्सा। जितनी आपकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वीक होंगी, कमजोर होंगी, उतना आपका जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगी, कम होंगी। ठीक है बेटा।
यहां तक भी। अब देयर आर 5 टाइप्स, ये 5 टाइप्स हैं, ठीक है, किसके? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के। कितनी टाइप्स हैं? डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास किस टाइप का मॉलिक्यूल है, वेदर हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल है, हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, उसी हिसाब से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को 5 कैटेगरीज में जो है क्लासीफाई किया गया है। नंबर 1, डायपोल डायपोल फोर्स। ये जो फोर्स होती है दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिसमें ऑलरेडी चार्जेस हों, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस अगर मॉलिक्यूल में मौजूद हैं, क्योंकि उसमें दो पोल मौजूद हैं, तो पोलर मॉलिक्यूल को डायपोल कहते हैं। और दो डायपोल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी उसको हम कहते हैं डायपोल डायपोल फोर्स। तो ये फोर्स जो है पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान होती है। आइन डायपोल फोर्स, एक आइन है। अब देखें एक एक एग्जांपल यहां पे, बाकी एक्सप्लेनेशन बाद में करते हैं। HCl, HCl, अब इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब इनके दरमियान जो फोर्स है, ठीक है, ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ये फोर्स जिसके थ्रू ये मॉलिक्यूल्स कनेक्टेड हैं, ये मॉलिक्यूल्स कनेक्टेड हैं, इसको हम कहेंगे डायपोल डायपोल फोर्स। ये पोलर मॉलिक्यूल है और इसमें दो पोल्स हैं, एक पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये डायपोल है, तो इसमें जो फोर्स होगी वो डायपोल डायपोल फोर्स होगी। तीसरी कौन सी है? आयन डायपोल फोर्स। अब हमारे पास एक कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव आयन है, सोडियम आयन, इसको वाटर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। वाटर में ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो वाटर की पार्शियल नेगेटिव चार्ज और सोडियम की पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये क्या हो गया? आयन, और ये क्या हो गया? डायपोल। तो इस फोर्स को हम कहेंगे आयन डायपोल फोर्स, ठीक है। दूसरी थी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, करते हैं आगे, लंडन डिस्पर्शन फोर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। सो इन ऑल टोटल 5 टाइप्स हैं, ठीक है। तो हर किसी को हम डिटेल में देखते हैं कि क्या करना है हमने। ये पेजेस मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया, आप खोल के देख सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, तो पहली टाइप है डायपोल डायपोल फोर्स। अब देखते हैं ये डायपोल डायपोल फोर्स जो है। अब डायपोल मैंने कहा, आपको ऑलरेडी बताया कि पोलर मॉलिक्यूल को कहते हैं जिसमें चार्जेस होंगी। अगर जिस मॉलिक्यूल में चार्जेस होंगी, मॉलिक्यूल पोलर है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डायपोल कहते हैं। क्यों कहते हैं देखें जरा, इसको देखें, ये एक डायपोल है ना, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन इन दोनों ने बॉन्ड बनाया, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। इस वजह से इस पे कौन सी चार्ज डेवलप हुई? पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव का मतलब क्या है? मतलब ये है कि हाइड्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी इस शेयर्ड पेयर, ये जो पेयर इन दोनों ने शेयर किया है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, इस शेयर्ड पेयर पे जो ज्यादा अट्रैक्शन है, या जो कंपैरेटिवली या रिलेटिवली जो अट्रैक्टिव फोर्स इस शेयर्ड पेयर पे ज्यादा है, वो किसकी है? क्लोरीन के। तो थोड़ा सा ये शेयर्ड पेयर क्लोरीन की तरफ जो है वो ज्यादा जो है क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा, यानी कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं होगा हाइड्रोजन से। ये देखिए सोडियम क्लोराइड, कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन सोडियम से निकल के क्लोरीन की तरफ जा चुका है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन थोड़ा शिफ्ट हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा जो है उसने टूवर्ड्स क्लोरीन गया है, पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं किया, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगी। अब ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इसको डायपोल क्यों कह रहे हैं? देखिए इसमें दो चार्जेस हैं, एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो पोलर मॉलिक्यूल को क्या होते हैं? पोल्स होते हैं। कितने पोल्स होते हैं? 2। तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? डायपोल कहते हैं। क्या कहते हैं? डायपोल। इसमें दो चार्जेस होंगे, एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, दूसरी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सो अब डायपोल डायपोल फोर्स क्या है कि एक जो डायपोल है, एक जो पोलर मॉलिक्यूल है, उसकी नेगेटिव चार्ज और दूसरे पोलर मॉलिक्यूल की पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है, इसको हम कहेंगे डायपोल डायपोल फोर्स। तो ये जो डायपोल डायपोल फोर्स है आपको कहां मिलेगी, कहां दिखाई देगी?
तो डायपोल डायपोल फोर्स आपको कहां दिखाई देगी? डायपोल डायपोल फोर्स आपको पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान दिखाई देगी, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल पोलर होंगे, जिनमें एटम्स के ऊपर चार्जेस होंगी, वहां पे आपको जो है डायपोल डायपोल फोर्स दिखाई देगी। अब डायपोल डायपोल फोर्स यानी पहली बात के नॉन पोलर मॉलिक्यूल में नहीं होंगी, ये पोलर मॉलिक्यूल में होंगी। तो पोलर मॉलिक्यूल में ऑलरेडी चार्जेस होती हैं। इस कितनी चार्जेस होती है? दो, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरी नेगेटिव चार्ज, और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो पार्शियल दो चार्जेस हैं ना, इस वजह से इसको हम डायपोल कहते हैं। और एक डायपोल मॉलिक्यूल यानी एक पोलर मॉलिक्यूल दूसरे डायपोल को या दूसरे पोलर मॉलिक्यूल को जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा उसको हम कहते हैं डायपोल डायपोल फोर्स, ठीक है। तो डायपोल डायपोल फोर्स जो है ये पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, और इसकी स्ट्रेंथ यानी डायपोल डायपोल फोर्स कितनी मजबूत होगी वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है, ठीक है। चलिए पढ़ लें क्या है कि पोलर मॉलिक्यूल्स है पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। के पोलर मॉलिक्यूल्स में पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एटम। देखिए एक पार्ट ये है जिसपे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा पार्ट ये है जिसमें पार्शियल नेगेटिव पार्ट है, ठीक है। तो इस वजह से एज पोलर मॉलिक्यूल्स हैव टू पोल्स हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड डायपोल्स, और जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी इसमें उसको हम क्या कहेंगे? डायपोल डायपोल फोर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव पोल ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव पोल ऑफ अदर पोलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डायपोल डायपोल फोर्स। यानी एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव पोल, दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव पोल, इनके दरमियान जो लिंकेज होगी, जिस फोर्स के थ्रू ये दो पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, उसको हम कहेंगे डायपोल डायपोल फोर्स, उसको हम कहेंगे डायपोल डायपोल फोर्स। फॉर एग्जांपल हमने हाइड्रोजन आयोडाइड, अब इसकी पार्शियल नेगेटिव पोल, इसका पार्शियल पॉजिटिव पोल, और इनके दरमियान जो फोर्स है इसको हम कहेंगे डायपोल डायपोल फोर्स। दीज फोर्सेज ऑपरेट बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स। के ये आपको कहां मिलेंगी? ये आपको पोलर मॉलिक्यूल में। अब पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड जिसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड है, पहली बात कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स के बने हों, और उनका इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस जो है कम से कम 0.5 होना चाहिए। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कोवेलेंट कंपाउंड जिसमें बॉन्डेड एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस 0.5 या उससे ज्यादा है, तो उनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं व्हाट? पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, और उनको डायपोल भी कहते हैं, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज फोर्सेस डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस। तो इनका जो मैग्नीट्यूड है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस कितना है। उस हिसाब से देखिए क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो क्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0, यानी हाइड्रोजन तो सब में है, हाइड्रोजन 2.1, सब में 2.1 होगा, पर क्लोरीन इन तीनों कैटेगरीज में क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अच्छा, ब्रोमीन की 2.8 और आयोडीन की 2.5। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी तो स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल डायपोल फोर्स भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। यानी सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग डायपोल फोर्स होगी वो किस में होगी? HCl में होगी। उसके बाद किस में होगी? HBr में। उसके बाद किस में होगी? आपकी जो है हाइड्रोजन आयोडाइड में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि स्ट्रॉन्गर द डायपोल डायपोल फोर्सेस, कि जितनी डायपोल डायपोल फोर्सेस स्ट्रांग। अच्छा, यहाँ पे हमने फ्लोरीन नहीं लिखा, तो बता सकता है यहाँ पे डायपोल डायपोल फोर्सेस में हमने फ्लोरीन क्यों नहीं लिखा? कौन बताएगा कि हमने डायपोल डायपोल फोर्सेस में क्लोरीन क्यों नहीं लिखा? तो सॉरी, फ्लोरीन। कौन बताएगा? है कोई? तो नहीं पागल लोगो, नहीं 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 नहीं, फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, निमरता ने बता दिया, ठीक है। फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, डायपोल डायपोल जो फोर्स है वो उसमें नहीं एग्जिस्ट करती, फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो जितनी स्ट्रांग होगी उतनी जो है, जितना डायपोल डायपोल फोर्स स्ट्रांग होगी उतनी जो है आपका जो मॉलिक्यूल है उसमें पोलैरिटी या उसके मॉलिक्यूल में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, उतना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, उतना सॉल्युबिलिटी पानी में क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन एन आयन एंड अ डायपोल और पोलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड आयन डायपोल फोर्स। अच्छा, सेकंड टाइप आ गई आपकी आयन डायपोल फोर्स, ठीक है। तो डायपोल डायपोल फोर्स दो पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान होती है। अब इसकी हेडिंग को मैं बोल्ड नहीं कर सका, तो ये आपके आयन डायपोल फोर्स, ठीक है।
यहां पे मैं लिख लेता हूं आयन एंड डायपोल फोर्स। अब देखिए इसके नाम से थोड़ी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि एक आयन है, एक आयन है, दूसरा डायपोल है। तो एक कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज वाला आयन हो हमारे पास और एक पोलर मॉलिक्यूल हो। अब ये फोर्स कहां दिखाई देगी? जब भी आप किसी आयनिक कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व करते हो, जब भी आप किसी आयनिक कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व करते हो, कोई भी NaCl या कोई भी, आप NaCl बता रहे हो, कोई भी, ठीक है, तो वहां पे आपको जो है आयन डायपोल फोर्स मिलेगी। ठीक है, कैसे मिलेगी देखते हैं। ठीक है, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एन आयन एंड डायपोल और पोलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड आयन डायपोल फोर्स। इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स फॉलोड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखें, वैसे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है उसमें आयन डायपोल फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में नहीं आता, पर वैन डर वाल्स फोर्स में आता है। वैन डर वाल्स फोर्स सारी है ना, ये आयन डायपोल भी आ गया उसमें, डायपोल डायपोल भी, हाइड्रोजन भी, और आपका लंदन डिस्पर्शन फोर्स भी आ गई, डायपोल इंड्यूस डायपोल भी आ गई, ठीक है, सारी आ गई। पर इंटरमॉलिक्यूलर, क्योंकि इसमें इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस नहीं है, आयन और मॉलिक्यूल के दरमियान है, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है, ये वैन डर वाल्स फोर्स जरूर है। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंस है। और अगर हम वैन डर वाल्स फोर्सेस की बात करें तो आयन डायपोल फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें तो फिर कौन सी स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी? कौन बताएगा? अगर हम वैन डर वाल्स फोर्सेस की बात करते हैं तो ये है, ठीक है, पर अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करते हैं तो फिर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक है, आयन डायपोल नहीं होगा आलिया। आयन डायपोल इसलिए नहीं होगा क्योंकि आयन डायपोल में जो है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन आयन एंड मॉलिक्यूल है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स होनी चाहिए। यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल नहीं है, एक आयन है, दूसरा मॉलिक्यूल है, तो इसको हम कह सकते हैं कि आयन डायपोल फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स, बट हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या आप ये दोनों बातें आपको समझ आ गई कि वैन डर वाल्स फोर्स कौन सी स्ट्रांग है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन सी स्ट्रांग है? क्या आपको बात समझ आ गई बेटा? बात समझ आ गई? हेलो, हेलो, आ गई या चली गई? समझ आ गई या चली गई? तो हम आयन डायपोल फोर्स से दोबारा शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन किसके? तो अगर हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है जिसमें आयनिक कंपाउंड डाल रहे हैं, आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, नीचे एक मिनट एग्जांपल होगा, उसको देखते हैं बाद। इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स फॉलोड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी वैन डर वाल्स फोर्सेस में अगर देखें तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है फॉलोड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड का। पर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज व्हाट? स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें तो उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक है, these forces are produced when ionic compounds are dissolved in water. On dissolution, ionic compounds are dissociated into positive and negative ions. These positive and negative ions are surrounded and intercalated by water molecules. कि जब हम किसी आयनिक कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी आयनिक कंपाउंड है, से NaCl कर लें, आपने NaCl को पानी में डिसॉल्व किया इन n नंबर, यानी पता नहीं है, अनलिमिटेड वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, क्या होगा कि सोडियम जो है वो आयनाइज हो जाएगा और आपका क्लोरीन भी जो है वो आयनाइज हो जाएगा, दोनों आयनाइज हो गए। ठीक है, हो गए। अब क्या होगा, ये जो सोडियम आयन है, ठीक है, ये जो सोडियम आयन है, इसको वाटर की जो है कौन सी साइड? ऑक्सीजन वाली साइड। भाई ऑक्सीजन वाली साइड क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन वाली साइड पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन वाली साइड पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये एक हो गया आयन, ये क्या हो गया? आयन। और ये क्या हो गया? डायपोल। ये क्या हो गया? डायपोल। अब इसके दरमियान सोडियम आयन और
इस डायपोल के दरमियान जो फोर्स है, दैट फोर्स इज कॉल्ड व्हाट, आयन डायपोल फोर्स। इस फोर्स को हम कहेंगे आयन डायपोल फोर्स। सिमिलरली जो क्लोराइड आयन है, इस पे कौन सी चार्ज है, नेगेटिव। इसको कौन सराउंड और इंटरेक्ट करेंगे, हाइड्रोजन वाली साइड। हाइड्रोजन वाली साइड क्यों करेगी, क्योंकि हाइड्रोजन वाली साइड पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है ऑक्सीजन पे चली गई। तो क्लोराइड आयन को ये हाइड्रोजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अब ये हो गया आयन, ये क्या हो गया, आयन, और ये वाटर क्या है, डायपोल। तो इस फोर्स को हम कहेंगे आयन डायपोल फोर्स, ठीक है। अब ये जो आयन डायपोल फोर्स बन गई किसमें, सॉल्यूशन, यानी आपने बीकर में जो सोडियम और क्लोराइड आयन बने हैं, वो जैसे ही आप उसको पानी में डिसॉल्व करेंगे, पानी क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। आयनाइज होने के बाद आयंस बनेंगे, एक पॉजिटिव आयन, दूसरा नेगेटिव आयन। उन नेगेटिव आयन को वाटर, जो कि एक पोलर मॉलिक्यूल है, वो उसको सराउंड भी करेगा और इंटरैक्ट भी करेगा। तो यहां से अब ये जो सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड क्या है, सोडियम क्लोराइड आपका सॉल्यूट है और ये जो है आपका सॉल्वेंट है, ठीक है। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब एक दूसरे को इंटरैक्ट करेंगे, इंटरैक्ट यानी अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। उसको कहते हैं हीट ऑफ सॉल्वेशन, हीट ऑफ सॉल्वेशन। जब भी आप किसी भी सॉल्यूट पार्टिकल को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, और वो जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होती है, उसको हम उसकी वजह से, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी लॉस होती है ना, अब वो कितनी होगी उसको हम हीट ऑफ सॉल्वेशन कहेंगे, ठीक है। हीट ऑफ सॉल्वेशन एक जनरल टर्म है, यानी आप किसी भी सॉल्वेंट के लिए आप ये टर्म यूज कर सकते हैं। पर अगर हम जो सॉल्वेंट है वो वाटर ले रहे हैं, तो हीट ऑफ सॉल्वेशन इज रिप्लेस बाय द वर्ड हीट ऑफ, क्या लिखूं, ब्लैंक में क्या लिखूं, हीट ऑफ हाइड्रेशन। हरेश बिल्कुल आपने सही कहा। तो ये जो टर्म है ये हीट ऑफ हाइड्रेशन से रिप्लेस हो जाएगी। आप हीट ऑफ हाइड्रेशन यानी वाटर के लिए भी जो है, आप वाटर के लिए भी हीट ऑफ सॉल्वेशन टर्म यूज कर सकते हैं, पर हाइड्रेशन वर्ड जो है स्पेसिफिक है। ये वर्ड आप सिर्फ तभी यूज कर सकते हैं जब आप वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज करें, जब आप वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज करे हो, तभी आप जो है हीट ऑफ हाइड्रेशन वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पॉजिटिव आयन को वाटर ने इंटरेक्ट किया, तो ये जो यहां से जो एनर्जी लॉस होगी, उस एनर्जी को क्या कहेंगे, हीट ऑफ सॉल्वेशन कहेंगे या हीट ऑफ हाइड्रेशन कहेंगे, क्या कहेंगे। ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, जो इंटरेक्शन होगी, इसको आप हीट ऑफ हाइड्रेशन कहेंगे या हीट ऑफ सॉल्वेशन कहेंगे। आप लोग नहीं समझे मेरी बात, इसको दोनों कह सकते हैं। हीट ऑफ सॉल्वेशन एक जनरल टर्म है जो किसी पे भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कहेंगे इसको, हीट ऑफ सॉल्वेशन भी कहेंगे। पर अगर आपने जो है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड को जो है किसी और पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है जो कि वाटर नहीं है, तो फिर आप हीट ऑफ सॉल्वेशन यूज कर सकते हैं, पर हीट ऑफ हाइड्रेशन यूज नहीं कर सकते। बात समझें कि ये जो सॉल्वेशन वर्ड है ये जनरल है, यानी आप किसी भी सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। अब हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है ये सॉल्वेशन तो है ही है, क्योंकि इसमें भी तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं। डिफरेंस इज व्हाट कि आप हाइड्रेशन वर्ड सिर्फ तब यूज कर सकते हैं जब आपके पास वाटर सॉल्वेंट हो, यानी हाइड्रेशन आप दूसरी सॉल्वेंट के लिए यूज नहीं कर सकते, पर सॉल्वेशन आप हर सॉल्वेंट के लिए यूज कर सकते हैं। होपफुली अभी बात समझ आ गई कि हीट ऑफ सॉल्वेशन जो है वो बेटा जनरल टर्म है, ठीक है, यानी वो आप किसी भी सॉल्वेंट के लिए यूज कर सकते हैं। बट हीट ऑफ हाइड्रेशन इज नॉट अ जनरल टर्म, इट इज अ स्पेसिफिक टर्म। वो आप तब यूज करेंगे जब आप वाटर यूज करेंगे। होपफुली आपको बात समझ आ जाएगी। एनी प्रॉब्लम बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ओके, चलें जी, ओके। तो ये वही है कि दीज फोर्सेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन आप आयनिक कंपाउंड के पानी में डिसॉल्व करेंगे। आयनिक कंपाउंड आयनाइज हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बने, पॉजिटिव आयंस को नेगेटिव आयंस को पोलर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, सराउंड किया और इंटरेक्ट किया, अट्रैक्ट किया, ठीक है। और इसको हम कहते हैं आयन डायपोल फोर्स। मोर द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंडिंग एन आयन, द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड। अब
ये जो है कि कितनी जो है, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स किसी आयन को सराउंड करते हैं, उतनी ज्यादा एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक ऑफ चार्ज पे और उसके बाद साइज ऑफ आयन पे, वो दूसरी चीज उसको रहने देते हैं। द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरएक्ट इज कॉल्ड हीट ऑफ सॉल्वेशन। इफ वाटर इज अ सॉल्वेंट तो इस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, हीट ऑफ हाइड्रेशन कहेंगे। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब लिक्विड्स में एक प्रॉपर्टी होती है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। हम ये पढ़ेंगे आगे, कल पढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे उसमें, कि अगर आप वाटर में कोई नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटी सच एज कोई आयनिक कंपाउंड डालते हैं तो आयनिक कंपाउंड ऐड करने से उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। इसको हम कहते हैं एलिवेशन मींस इंक्रीज होना या बढ़ जाना, ठीक है। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ पार्टिकल पे नहीं। अब जितनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ाएंगे, ठीक है, तो अदर वर्ड में हम ये कहें कि अगर हम सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, वाटर में इमेजिन करें, वाटर में हम जो है, या हमने 1 मोलर NaCl बनाया, ठीक है, हमने 2 मोलर NaCl बनाया, हमने 3 मोलर NaCl सॉल्यूशन बनाई, हमने 4 मोलर NaCl सॉल्यूशन बनाई, ठीक है। इसमें 1 मोल से आइंस कितने मिलेंगे, 1 मोल सोडियम आइन एंड 1 मोल क्लोराइड है, ठीक है। यानी टोटल जो आइंस मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 2Na, 2 मोल्स ऑफ आइंस मिलेंगे 1 मोल से, ठीक है। अब 1 मोल से 2Na, तो मोलरिटी कितनी है 2, तो हमें यहां पे कितने मोल मिलेंगे, 4 मोल आइन मिलेंगे, ठीक है। यहां पे कितने मिलेंगे, 6 मोल आइंस मिलेंगे, यहां पे कितने मिलेंगे, 8 मोल आइंस मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये बात आपको समझ आ रही है, ये बात आपको समझ आ रही है कि अगर हम 1 मोलर NaCl का मतलब यह है कि हम 1 मोल 1 लीटर में डिजोल्व कर रहे हैं, 1 मोल 1 लीटर में डिजोल्व कर रहे हैं, ठीक है। 2 मोलर का मतलब है कि हम 2 मोल NaCl 1 लीटर में डिजोल्व कर रहे हैं। यहां तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, ये बात समझ आ रही है, ओके, चलें, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, हमने पानी में 1 मोल डिजोल्व किया, ठीक है, तो इमेजिन करें कि 2 मोल जो है वो सोडियम एंड क्लोराइड आयन जो है वाटर के साथ क्या बनाएंगे, आयन डायपोल फोर्स, आयन डायपोल फोर्स, ठीक है। यानी 2 मोल आयंस होंगे, ठीक है, और उनको वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे, इंटरएक्ट करेंगे और आयन डायपोल फोर्स बनेगी, ठीक है। अच्छा, यहां पे आपको ये बताता चलूं मैं कि ये जो आयन डायपोल फोर्स है, ठीक है, अगर हम सीक्वेंस देखें इन वेंडर वाल फोर्सेस का, तो वेंडर वाल फोर्सेस जो हैं उनकी स्ट्रेंथ को अगर नजर डालें हम, तो आयन डायपोल फोर्स जो है इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, फॉलोड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, followed by dipole force, followed by dipole induced dipole force, and weakest of all is the London dispersion force, London dispersion force। तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन है, आयन डायपोल फोर्स। अगर खाली पानी है हमारे पास, H2O ही है, ठीक है, तो H2O के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है इट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, इट इज व्हाट, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स कौन सी है, ओनली हाइड्रोजन बॉन्ड। और जब हमने वाटर में ये सोडियम क्लोराइड ऐड किया तो नई फोर्स डेवलप हुई, कौन सी, आयन डायपोल फोर्स। तो सोडियम क्लोराइड ऐड करने से, वाटर में सोडियम क्लोराइड ऐड करने से जो हाइड्रोजन बॉन्ड था उसकी जगह पे कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुए या नहीं हुए, ठीक है। सो हाइड्रोजन बॉन्ड की जगह पे अब नई फोर्स बनी है आयन डायपोल फोर्स, और ये जो आयन डायपोल फोर्स है इट इज स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मुझे सोच के ये बताएं, तो जब हमने NaCl ऐड किया है वाटर में, तो इस सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट प्योर वाटर से ज्यादा होगी या कम होगी, यानी वो सॉल्यूशन हम प्योर वाटर से कंपेयर कर रहे हैं जिसमें कोई चीज नहीं है सॉल्यूट, ठीक है, इसकी कम होगी या ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। सवेरे हमने पढ़ा था कि एक्सटेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इट डिपेंड्स अपॉन द
एक्सटेंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये बॉइलिंग पॉइंट कितनी ज्यादा होगी वो डिपेंड करता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कितनी स्ट्रांग है। तो अब नई जो फोर्स बनी है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से स्ट्रांग है, तो सोडियम क्लोराइड ऐड करने से बॉन्ड जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है या जो वैन डेर वाल्स फोर्स है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। जब वो इंक्रीज हो गई तो कोहेसिव फोर्स बढ़ गई, तो अब वाटर की बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। अब कितनी होगी, ये है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब कितनी ज्यादा होगी, कह रहा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, यहाँ पे 1 मोलर NaCl में हमने 2 मोल आयन जो है डिसॉल्व किए हैं, 2 मोलर सोडियम में हमने 4 मोल डिसॉल्व किए हैं, तो ज्यादा। अब जैसे जैसे आप मोलारिटी इंक्रीज कर रहे हो, आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, तो नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो जिन्होंने आयन डाइपोल बॉन्ड बनाने हैं वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो आप बताएं इन चारों सॉल्यूशन की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सेम होगी या चेंज होगी? इन सब की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सेम होगी या चेंज होगी, डिफरेंट होगी? डिफरेंट होगी तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, सबसे ज्यादा किसकी होगी, सबसे ज्यादा किसकी होगी? जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा हो, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा हो। तो दिस सॉल्यूशन विल बॉयल एट हाईएस्ट टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर। ये सॉल्यूशन, इसको कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी कौन सी है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को किसी तरीके से बढ़ाएं। किस तरह से बढ़ाएंगे, तो हम क्या करेंगे, कोई भी आयनिक कंपाउंड पानी में डिसॉल्व कर लें तो उससे आयन डाइपोल फोर्स डेवलप होगी, और उसकी जो सॉल्युबिलिटी है, उसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है या इंटर आयनिक फोर्स है, या जो भी वैन डेर वाल्स फोर्स ऑपरेट कर रही है, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, उससे उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी। यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? बिल्कुल मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊं, बिल्कुल। और ये मैंने पॉइंट बाय पॉइंट जो है ये 2 दिन में कलेक्ट करके आपके ये नोट्स बनाए जो आपको मैंने ऑलरेडी सेंड किए हुए हैं, ठीक है? तो उसको भी अगर आप देख लेंगे फिर भी आपको नहीं होगा, पर ये यहाँ पे हम विथ एग्जाम्पल कर रहे हैं, ठीक है? चलें चलें जी, अब बढ़ते हैं आगे। The elevation of boiling point is a colligative property, a property which depends upon the number of particles, not on the nature of particles. Nature of particles से कोई पता नहीं, dependency नहीं है। The addition of non-volatile impurities such as an ionic compound in water will increase the boiling point of water due to creation of new van der Waals force, that is ion dipole force। ये सारा कुछ हमने अभी एक्सप्लेन किया कि जब हम पानी में आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व करेंगे, आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व करेंगे तो आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व करने से क्या होगा, आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व करने से नई जो है आयन डाइपोल फोर्स जनरेट होगी, क्योंकि वो आयनिक कंपाउंड पानी में आयनाइज होगा, उसके आयंस बनेंगे। पानी एक डाइपोल मॉलिक्यूल है, तो पहले पानी में बिफोर डाइसोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड था। जब हमने आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व किया तो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साथ नई फोर्स डेवलप होगी, एंड दैट इज द आयन डाइपोल फोर्स। और आयन डाइपोल फोर्स जो है वो स्ट्रांग बॉन्ड है, ठीक है? तो इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी। द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग, द आयन डाइपोल फोर्स, एज आयन डाइपोल फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्ड, हेंस बॉइलिंग पॉइंट विल बी एलिवेटेड। क्योंकि आयनिक कंपाउंड डालने से एक नई फोर्स डेवलप हुई, आयन डाइपोल फोर्स, और वो फोर्स जो है हाइड्रोजन बॉन्ड से स्ट्रांग है, इस वजह से इसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी। अच्छा, द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ ion dipole bonds formed between solute and solvent, in other words concentration of solution। कि हम कंसंट्रेशन कितनी, जितनी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, अब कंसंट्रेशन कैसे बढ़ती है, जितनी आप सॉल्यूट की अमाउंट या मोल से ज्यादा डिसॉल्व करेंगे। अब जितना ज्यादा मोल्स डिसॉल्व करेंगे तो ज्यादा आयंस बनेंगे, जितने ज्यादा आयंस बनेंगे उतनी आयन डाइपोल फोर्सेस ज्यादा बनेगी, तो उससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी, ठीक है? तो बॉइलिंग पॉइंट का फॉलोइंग ऑर्डर होगा। इसको देखें, ये अभी हमने डिस्कस किया कि 4m जो NaCl है उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होनी चाहिए, किससे, 2m से, 2m की ज्यादा होनी चाहिए 1m से, ठीक है? अच्छा, अगर हम और बढ़ाएं तो 1m की ज्यादा होनी चाहिए 0.5m से, और इसकी ज्यादा होनी चाहिए 0.1m से, इसकी ज्यादा होनी चाहिए 0.01m से। तो इस तरह से सीक्वेंस को आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे देखें टिन क्लोराइड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, और ये Mg मैग्नीशियम क्लोराइड है, और सोडियम क्लोराइड। इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? वैसे तो लिखा हुआ है पर आप बताएं, ये समझ आ रहा है? मैं वापस चलता हूं बोर्ड पे।
हमारे पास जो कंपाउंड है, ठीक है, वो है टिन क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड NaCl। अगर हमारे पास 1m सॉल्यूशन है सबकी, 1m ये है, 1m ये है, 1m ये है और 1m ये है, मुझे बताएं इनमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी? किसकी होगी? रीजन पूछूंगा। नहीं, नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज नहीं हो रहे। देखिए सबकी कंसंट्रेशन सेम है, मोलरिटी सेम है। अब ये देखिए ये कैसे आयनाइज होगा, 10 + 4 क्लोराइड आयन, यानी आइंस कितने मिले? 1 मोल 10 आयन और 4 मोल क्लोराइड। टोटल नंबर ऑफ आइंस जो बने 5 Na। अच्छा, यहां पे कितने बनेंगे? 4 Na। यहां पे कितने बनेंगे? 3 Na। यहां पे कितने बनेंगे? 2 Na। तो एलिवेशन ऑफ अ बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी नंबर ऑफ आइंस कौन ज्यादा दे रहा है? हमें 10 क्लोराइड दे रहा है, 10 क्लोराइड ज्यादा नंबर ऑफ आइंस दे रहा है, तो सबसे ज्यादा आयन डाइपोल फोर्स, आयन डाइपोल जो इंटरेक्शन है वैन डर वाल, वो कौन बनाएगा? 10 क्लोराइड। सो व्हाट शुड बी द ऑर्डर? जो हमने लिखा है वही होगा। क्या लिखा है हमने? कि 10 क्लोराइड जो है इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी अगर हम इन दोनों चारों की कंसंट्रेशन 1 मोलर लेते हैं। अगर हम कंसंट्रेशन सेम लेते हैं, अगर डिफरेंट लेते हैं तो फिर क्या होगा? चलिए उसको भी देख लेते हैं। आपके पास 0.5 m 10 क्लोराइड है, ठीक है। आपके पास 0.9 m एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ठीक है। आपके पास 1.2 m मैग्नीशियम क्लोराइड है। आपके पास जो है 1.9 m जो है NaCl है। मुझे बताएं इसमें सबसे ज्यादा किसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होगी? सॉरी, वो तो हमने सेम ले रखी थी तो उससे क्लियर था। इसको आप क्या करेंगे? देखिए 0.5 इंटू आइंस कितने बन रहे हैं, इसमें कितने आइंस बन रहे हैं? 5। तो आप 5 से मल्टीप्लाई करें, टोटल नंबर ऑफ जो आइंस होंगे वो कितने होंगे? मोलरिटी को आप 5 से मल्टीप्लाई करें, 2.5, ठीक है। तो इसमें से जो जितनी आयन बने वो कितने? 2.5 है, ठीक है। चलें जी इसको इस पे आए, 0.9 इंटू कितने आयंस बनेंगे? इसमें कितने बनेंगे? 4। तो आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 3.6 Na आयंस बनाएगा, ठीक है। सो इसमें कम आयनाइजेशन होगी, इसमें ज्यादा होगी, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स आयंस ज्यादा हैं। अब चलें 1.2 है, 1.2 इंटू इसमें कितने आयंस बनेंगे? 3। तो ये कितने हो गए? 3.6 Na। अच्छा, इन दोनों में तो बराबर हो गया सी, ठीक है। आए लास्ट वाले पे 1.9 इंटू 2, 1.9 इंटू 2, इसमें कितने मोल्स बनेंगे? 3.6। सारे सेम हो गए क्या? सॉरी, 3.8 Na बनेंगे। सो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसकी होनी चाहिए? बताएं, सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए? ऑफ कोर्स जिसमें नंबर ऑफ आइंस ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ आइंस किसमें ज्यादा है? इसमें। तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? ज्यादा होगी। यहां तक बात समझ आ गई बेटा? यहां तक बात समझ आ गई? ओके है? ओके 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 बेटा, ठीक। चलें जी इसको सेव करते हैं, ये हो गया सेव। अब आगे बढ़ते हैं। लंदन डिस्पर्शन फोर्स, लंदन डिस्पर्शन फोर्स। अब लंदन डिस्पर्शन फोर्स क्या है? जर्मन फिजिसिस्ट था फ्रिट्ज लंदन, जिसने 1930 में ये फोर्सेस इंट्रोड्यूस करवाई थी, इस वजह से इसको लंदन डिस्पर्शन फोर्स कहते हैं। अब ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या होती हैं? ठीक है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ये हैं कि अगर हमारे पास दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर चार्जेस नहीं है, और पोलर मॉलिक्यूल में और आइंस में और डायपोल में तो चार्जेस थी, वो एक परमानेंट डायपोल थे, ठीक है। अब अगर हमारे पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, क्या सीन होता है? ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, से हमारे पास दो नियॉन मॉलिक्यूल्स,
तो इसका न्यूक्लियस नियॉन, ये दूसरा नियॉन, इसका न्यूक्लियस, ठीक है। अब बाहर क्या है, बाहर है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बाहर इलेक्ट्रॉन क्लाउड से। अब ये एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं लो टेम्परेचर पे, टेम्परेचर हम कम करते हैं, स्लोली एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। जैसे नजदीक आएंगे, जैसे नजदीक आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपल्शन के नतीजे में, रिपल्शन के नतीजे में इसकी जो मॉलिक्यूल की जो शेप है, ये जो इलेक्ट्रॉन की इवन डिस्ट्रीब्यूशन थी ये अनइवन बन जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक साइड पे शिफ्ट हो जाएगी और जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है वो दूसरी साइड पे। यानी इससे क्या हुआ कि ये जो मॉलिक्यूल है ये कुछ इस शेप में आ गया। इस शेप में आया तो क्या हुआ कि इसकी जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस साइड पे चली गई और नेगेटिव चार्ज इस साइड पे चली गई। अब ये जो है क्या हो गया, ये इंस्टंटेनियस डायपोल, इसको एक मिनट में, इंस्टंटेनियस डायपोल, यानी ये जो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल जिसपे जीरो चार्ज थी, जिसपे जीरो चार्ज थी, जैसे ही वो दूसरे मॉलिक्यूल के नजदीक आया उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ने एक दूसरे को रिपेल किया और रिपल्शन की वजह से उनकी जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डिस्पर्स हुई। डिस्पर्शन इस साइड इस तरीके से हुई कि उसकी पॉजिटिव चार्ज एक साइड पे शिफ्ट हो गई और नेगेटिव चार्ज एक साइड पे शिफ्ट हो गई। और ये सारा इंस्टेंट होगा, विच इंस्टेंट, दैट इंस्टेंट वेयर these molecules come close to each other, जब वो एक दूसरे के नजदीक आएंगे और वो भी स्लोली एट लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर पे जब ये दो नियॉन मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक आएंगे, उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। उस रिपल्शन के नतीजे में इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसका शेप जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का वो चेंज हो जाए। इस शेप चेंज होने को हम कहते हैं पोलराइजेशन। इसको क्या कहते हैं, पोलराइजेशन, और इस अदर वर्ड यूज करते हैं डिस्टॉर्शन। यानी कि जो आपका सिंपल मॉलिक्यूल है वो कितना जल्दी, कितना इजीली अपना शेप चेंज कर सकता है ड्यू टू रिपल्सिव फोर्सेस, तो इसको हम कहते हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। ये आपका इंस्टेंटेनियस डायपोल हो गया, यानी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए ये डायपोल बन गया, ठीक है। अब इस डायपोल ने क्या किया कि दूसरा जो एक सिंपल सा मॉलिक्यूल है, एक सिंपल सा मॉलिक्यूल है जो कि नॉन पोलर है, ठीक है, अब इसकी पॉजिटिव चार्ज और इसकी नेगेटिव चार्ज ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि ये जो डायपोल है ये इसमें डायपोल कैरेक्टर इंड्यूस करेगा। कैसे, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो दोनों की शेप जो है वो किस तरह से हो जाएगी, इस तरह से। सॉरी, इसका जो प्रोटॉन डेंसिटी है वो इधर चली जाएगी। अब इसमें क्या हुआ, इसकी प्रोटॉन डेंसिटी इधर चली गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर। इसका क्या था, इस साइड पे प्रोटॉन डेंसिटी, इस साइड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब ये था आपका इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंस्टेंटेनियस डायपोल। इस इंस्टेंटेनियस डायपोल में क्या किया कि इसने पोलैरिटी, पोलैरिटी जो है इंड्यूस की। इंड्यूस कैसे की कि इसके इलेक्ट्रॉन को इसने अपनी तरफ खींचा, उससे क्या हुआ कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस साइड पे चले गए, ठीक है, टुवर्ड्स किस, इसकी पॉजिटिव एंड पे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि ये भी मॉलिक्यूल जो पोलर हो गया, ये भी मॉलिक्यूल पोलर हो गया। इसको हम कहेंगे इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, ठीक है। अब ये जो फोर्स, अब इनके दरमियान जो फोर्स डेवलप होगी उसको हम कहेंगे लंडन डिस्पर्शन फोर्स। कैसे हुई है, ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो है वो उसमें जो उसका शेप है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, उसकी चेंज होने से हुई है, तो इसको हम कहते हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्स। और ये शार्ट रेंज होती है, बिल्कुल क्लोज डिस्टेंस पे काम करती है, ठीक है। और ये वीकेस्ट ऑफ ऑल है, क्यों कि ये जो डायपोल होता है फॉर अ टाइम बीइंग, ये टेम्पररी डायपोल है, ये परमानेंट डायपोल नहीं है। तो इसका मैकेनिज्म समझ आया, आगे चलते हैं बाद में। इसका मैकेनिज्म समझ आया कि क्या करते हैं कि दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैसे आते हैं, फिर उसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होती है, उसके बाद जो कुछ होता है। एनी प्रॉब्लम देयर, बाद में पॉइंट्स पे चलते हैं। अरे अब जल्दी बताएं थोड़ा।
जल्दी बुधाएं। जल्दी 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 जल्दी, इसको दोबारा रिपीट भी करते हैं, जल्दी जल्दी चलें। अब क्या क्या सीन है? जर्मन फिजिसिस्ट फ्रिट्ज लंडन 1931 इंट्रोड्यूस दीज फोर्सेस। दीज फोर्सेस आर आल्सो नोन एज डिस्पर्शन फोर्सेस, क्योंकि ये तब ऑपरेट होती हैं जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो डिस्पर्स होता है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक साइड से दूसरी साइड शिफ्ट होती है। दीज आर वीक intermolecular forces resulting from the constant motion of electrons and creation of instantaneous dipole, इसको लंदन डिस्पर्शन फोर्स कहते हैं। यह डेफिनेशन केपीके की है, ये फेडरल वाली डेफिनेशन है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल इज कॉल्ड लंदन डिस्पर्शन फोर्स। दोनों सेम ही है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो यहां पे जो हमने ये आपके दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स थे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक आए, उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ने एक दूसरे को रिपेल किया, उसकी रिपल्शन की वजह से जो है क्या हुआ कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस रिपल्शन की वजह से उधर शिफ्ट हो गई, प्रोटॉन डेंसिटी इधर हो गई, ठीक है। तो ये एक इंस्टेंटेनियस और टेम्पररी डायपोल बना। इस टेम्पररी डायपोल ने एक न्यूट्रल नियॉन मॉलिक्यूल को में पोलैरिटी इंड्यूस की, यानी उसको पोलर बनाया। अब दोनों जो है ये आपका इंस्टेंटेनियस डायपोल हो गया और ये आपका इंड्यूस्ड डायपोल हो गया। इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है इसको हम कहेंगे लंदन डिस्पर्शन फोर्स, और इसको हम कहेंगे डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स और लंदन डिस्पर्शन फोर्स ये एक ही वक्त पे ऑपरेट करती हैं, ठीक है। डिस्पर्शन फोर्सेज इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्पर्शन की वजह से मॉलिक्यूल टेम्पररी पोलराइज हो रहा है, और टेम्पररी पोलर हो रहा है, टेम्पररी डायपोल हो रहा है एक इंस्टेंट के लिए, इस वजह से इसको हम डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स या डिस्पर्शन फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो आगे क्या है देखते हैं जरा। अब ये एग्जांपल जो मैंने फिगर गूगल से ली हुई है उसको देख लें जरा। गूगल भाई क्या बता रहा है? गूगल बता रहा है कि ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें यहां तक जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक साइड पे शिफ्ट हो चुकी है, ठीक है। और ये कब होगा कि पहले दो न्यूट्रल मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आएंगे और उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जो है उस रिपल्शन की वजह से मॉलिक्यूल में टेम्पररी पोलैरिटी इंड्यूस होगी, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस डायपोल बना क्योंकि इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन की वजह से आपका इंटरमीडिएट जो है वो इंस्टेंटेनियस डायपोल होगा। उसके बाद क्या हुआ कि इस डायपोल ने दूसरे न्यूट्रल मॉलिक्यूल को, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे, इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की वजह से इसकी जो प्रोटॉन डेंसिटी इस साइड पे चली आई, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इस साइड पे शिफ्ट हो गई कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज थी, तो पॉजिटिव चार्ज इस साइड शिफ्ट हो गई, ये आपका इंड्यूस्ड डायपोल बन गया, ठीक है। ये आपका इंड्यूस्ड डायपोल, नेगेटिव चार्ज इस साइड शिफ्ट हो गई, पॉजिटिव चार्ज इस साइड शिफ्ट हो गई, ठीक है। इस फोर्स को हम कहते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्स। आगे क्या है? When two atoms with even distribution of electrons come close to each other, even distribution का मतलब क्या है कि अब तक वो एक दूसरे के नजदीक नहीं है, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी जगह पे होगी। अब वो एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, जितना नजदीक आएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बाहर होते हैं, न्यूक्लियस अंदर होता है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करेगा। अब एक्सटेंट ऑफ रिपल्शन को हम पोलराइजेशन कहते हैं कि मॉलिक्यूल कितना अपनी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसकी शिफ्टिंग कितनी कर सकता है, कितना उसको डिस्पर्स कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि उसकी साइज कितनी है। जितनी मॉलिक्यूल की साइज बड़ी होगी उतना इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, सॉफ्ट होगा, हार्ड होगा। जितनी मॉलिक्यूल की साइज बड़ी होगी इलेक्ट्रॉन क्लाउड हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा? सॉफ्ट होगा तो वो इजीली क्या करेगा, अपना शेप चेंज कर सकता है, ठीक है। तो लार्जर मॉलिक्यूल जो होंगे, लार्ज साइज वाले मॉलिक्यूल इजीली पोलराइज हो सकते हैं, इजीली डिस्टार्ट हो सकते हैं, इजीली अपना शेप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स रिपेल ईच अदर ड्यू टू रिपल्शन ऑफ द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज डिस्टार्टेड और पोलराइज्ड। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वजह से जो है शिफ्ट हो जाएगी, वो सारा कुछ जो मैंने आपको बताया, इसमें ऐसी कोई नई बात नहीं, वही जो हमने पढ़ा था। आगे क्या है? कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे आपकी जो है स्ट्रेंथ ऑफ लंदन डिस्पर्शन फोर्स डिपेंड करती है? नंबर 1, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर साइज। जितना मैंने आपको बताया कि ये एक छोटा मॉलिक्यूल है, ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस को दूर हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस को नजदीक हैं, तो
इसकी फोर्स जो है छोटे मॉलिक्यूल की वो ज्यादा होगी, इस वजह से इसमें पोलराइजेशन कम होगी, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो हार्ड होने की वजह से ज्यादा पोलराइज या डिस्ट्रॉय या अपना इलेक्ट्रॉन जो है डिस्पर्स ज्यादा नहीं होंगे, इस वजह से इसमें जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी, जो लंदन डिस्पर्शन फोर्स होगी वो कम होगी। तो ऑर्डर क्या होगा कि हीलियम में की जो लंदन डिस्पर्शन फोर्स है नियान से कम होगी, नियान की आर्गन से, और क्रिप्टॉन की आर्गन से कम होगी। ठीक है, सबसे ज्यादा किस में होगी? क्रिप्टॉन में ज्यादा होगी एटॉमिक, क्योंकि इसकी मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा है। पोलराइजेबिलिटी यानी लार्ज मॉलिक्यूल्स विद सॉफ्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, यही सेम रीजन है, इजिली पोलराइज होंगे। तो इजिली पोलराइज कौन होगा? क्रिप्टॉन, उसके बाद आर्गन, नियान, हीलियम। और अगर हम आयोडीन और ब्रोमीन और फ्लोमीन की बात करें तो सबसे बड़ी साइज वाला कौन है? आयोडीन मॉलिक्यूल। ठीक है, उससे छोटा कौन है? ब्रोमीन, उससे छोटा कौन है? क्लोरीन, उससे छोटा कौन है? उससे छोटा और फ्लोरीन, मुझसे थोड़े बड़े बन गए हैं। ठीक है, आप इमेजिन करें कि फ्लोरीन सबसे छोटा है, तो जितनी साइज छोटी होगी उतना जो है उसकी पोलराइजेशन डिफिकल्ट होगी, और वो जो है आसानी से पोलराइज नहीं होगा, तो उसमें अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो वीक ही रहेगी और वीक रहेगी। नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल्स के एटम्स में कितने हैं मॉलिक्यूल में? अब देखें, पेंटेन में ब्यूटेन है, प्रोपेन है, ये हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है। नंबर ऑफ एटम्स किस में ज्यादा है इसमें? तो इसकी जो ये साइन मैंने उल्टा लगा था, ये ग्रेटर देन हो, साइन क्या होगा? ग्रेटर देन, कि पेंटेन की जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, या पेंटेन में जो लंदन डिस्पर्शन फोर्स है वो ब्यूटेन से ज्यादा होगी। ब्यूटेन में किससे ज्यादा होगी? प्रोपेन से ज्यादा होगी। और कौन सा फैक्टर है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आप देखें कि जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाते हो तो न सिर्फ मॉलिक्यूल का रेडियस बढ़ता है, उसके साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाएंगे, किसके पास ज्यादा है? क्रिप्टॉन के पास, आर्गन के पास, नियान के पास, आयोडीन के पास, ब्रोम, सेम ऑर्डर रहेगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड लार्ज होगा, उतना वो सॉफ्ट होगा, उतना वो इजिली पोलराइज होगा, उसमें जो डायपोल की इंडक्शन है वो उतनी आसानी से होगी। द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स और सरफेस एरिया, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है कि सरफेस एरिया जितना लार्ज होगा उतना लंदन डिस्पर्शन फोर्स जो है वो ज्यादा होगी। लंदन डिस्पर्शन फोर्स सरफेस एरिया पे और मॉलिक्यूलर मास पे, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल पे, नंबर ऑफ एटम्स पे, इन सब पे डिपेंड करती है। हमें पता है कि जो एन पेंटेन है इसका सरफेस एरिया लार्ज होता है। आइसोपेंटेन में एक ब्रांच लगती है तो उसका सरफेस थोड़ा कम हो जाता है। नियोपेंटेन में 2 ब्रांचेस लगती हैं, सरफेस और कम हो जाता है। तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग फोर्स होगी वो किस में होगी? नियोपेंटेन में, नॉर्मल पेंटेन में, और आइसोपेंटेन में उससे वीक होगी, और नियोपेंटेन में उससे भी वीक होगी। होपफुली आपको यहां तक समझ आ गया होगा। एनी प्रॉब्लम बेटा? इसके बाद है हाइड्रोजन बॉन्ड, आखिरी फोर्स है। व्हाट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड? अब हाइड्रोजन बॉन्ड का सीन ये है कि जब भी हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्ड बनाए? क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। जब भी हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो हाइड्रोजन पे कौन सी चार्ज लगेगी? पार्शियल पॉजिटिव। और इन सब एटम्स पे कौन सी चार्ज लगेगी? पार्शियल नेगेटिव। तो व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, और ये स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ डायपोल डायपोल फोर्स या स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। वेंडरवाल में इसका सेकंड नंबर आता है, पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में ये मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या? कि जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड इज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड हाइड्रोजन एटम bonded to either nitrogen, oxygen or fluorine. So hydrogen bond is limited to these 3 elements: nitrogen, oxygen and fluorine. हाइड्रोजन बॉन्ड यही बना सकते हैं। ठीक है, अब इसका रीजन नहीं है कि यही सिर्फ क्यों, शायद यही इनसे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वही स्ट्रांग होता है, बाकी इतने स्ट्रांग नहीं होते। द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड पार्शियल positive negative charge electronegative of other molecule is called hydrogen bond. For example, एक एग्जांपल लेने, अब ये देखें हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब ये जो 2 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, ये जिस फोर्स के थ्रू बॉन्डेड हैं इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहें। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड आपको कहां मिलेगी? ऐसा कोई भी कंपाउंड
जिसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली फोन कर रहा हो, फोन मीन्स फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, मिस कॉल ना दे, हाइड्रोजन फोन कर रहा हो मिस कॉल ना दे, ठीक है, यानी डायरेक्टली कोवेलेंटली बॉन्डेड है फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से। ये कंपाउंड आपको कहां मिलेंगे, देखें हाइड्रोजन फ्लोराइड, वाटर, अमोनिया, जितने भी अल्कोहल्स हैं, ROH। अब अल्कोहल्स में क्या है कि ऑक्सीजन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू व्हाट, हाइड्रोजन। इसमें फिनोल्स, भाई बेंजीन रिंग के साथ OH लगा है तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड्स देखें, अगेन ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड होगा। प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड, DNA, RNA और कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, इन सब में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। DNA की जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है और आपकी जो प्रोटीन की जो सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर बनती है, वो भी तो आपको पता है कि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। चलें आगे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ डायपोल डायपोल फोर्स। कि अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को देखें तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वीकर देन आयन डायपोल फोर्स। यानी अगर वैन डेर वाल्स फोर्सेस में देखें तो हाइड्रोजन कम्स एट द सेकेंड नंबर। अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में देखें तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। इट इज 5% एज स्ट्रॉन्ग एज कोवेलेंट बॉन्ड। 5% यानी 100 को अगर 5 से डिवाइड करें तो आंसर 20 आएगा। मतलब क्या हुआ कि इट मींस कि इट इज 20 टाइम्स वीकर देन अ कोवेलेंट बॉन्ड, या इस तरह से भी कह सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड इज 20 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा? अब जैसे डायपोल डायपोल, ये भी तो डायपोल डायपोल फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी, बट लिमिटेड है सिर्फ 3 एलिमेंट तक, आपका ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन। ये भी डायपोल डायपोल फोर्स है बट स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ डायपोल फोर्स, ठीक है। तो इसकी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी? सेम जैसे डायपोल डायपोल फोर्स में था, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पे। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कौन है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, और ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो दूसरे नंबर पे स्ट्रांग होगा, और कमजोर में कमजोर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो नाइट्रोजन होगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम से कम है, ठीक है। आगे क्या है, चलें जी बढ़ते हैं आगे। अब इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइंस, इसको डॉटेड लाइन से जाहिर करते हैं। नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड को लाइन से जाहिर करते हैं, इसको हम डॉटेड लाइन से। द कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी कि क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, तो जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगी? ज्यादा होंगी। उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगी? ज्यादा होंगी। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है ये देखिए, अब ये नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन की, ठीक है, और हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल का है, तो एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल का नेगेटिव चार्ज एटम, यहाँ पे फ्लोरीन भी हो सकता है, यहाँ पे नाइट्रोजन भी हो सकता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन एक वाटर मॉलिक्यूल का, ऑक्सीजन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का, इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है इसको हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हम देखें कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहां कहां पे होती है। अब थोड़ा नजर डालें हाइड्राइड्स पे। हाइड्राइड्स जो है 4A ग्रुप, द लोअर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स आर 4A ग्रुप। अब 4A ग्रुप के कौन से हैं? 4A ग्रुप के हाइड्राइड्स जो है मीथेन हो गया, सीलेन हो गया, एंड लोअर जितने भी हाइड्राइड। अब ये देखिए नॉन पोलर है, ये क्या है? नॉन पोलर। तो इनमें अट्रैक्टिव फोर्स कौन सी होगी? लंडन डिस्पर्शन फोर्स। 5A की बात करें, अमोनिया, फॉस्फीन। 6A की बात करें, वाटर, हाइड्रोजन सल्फाइड। 7A की बात करें, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ETC, ठीक है। अब ये नॉन पोलर है, ठीक है। ये जो नीचे वाले हैं, नीचे वाली मखलूक जो है, ये नीचे वाले जो हैं ये पोलर हैं, ठीक है, और ये भी पोलर हैं। अब ये 3 कैटेगरीज हो गई। थोड़ा सा आप होश में आके बताएं, एक A कैटेगरी, ये B और ये C। ये नॉन पोलर, ये भी पोलर, ये भी पोलर। अट्रैक्टिव फोर्सेस कितने टाइप्स की होंगी?
अट्रैक्टिव फोर्सेस कितने टाइप्स की होंगी? नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। अमोनिया की बांड बनाता है, पढ़ते हैं आगे। इसमें तीन कैटेगरीज हैं, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल, दूसरे पोलर, तीसरे पोलर। अब ये देखें, इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्स होगी। इसमें क्या होगा? लंडन डिस्पर्शन फोर्स, जो कि कमजोर से कमजोर फोर्स है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन बांड, क्योंकि हाइड्रोजन नाइट्रोजन से बांडेड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बांडेड, हाइड्रोजन फ्लोरीन से बांडेड। पोलर है पर इनमें कौन सा बांड है? हाइड्रोजन। पोलर है पर इनमें कौन सा बांड है? डायपोल डायपोल फोर्स। इसमें जो अट्रैक्टिव फोर्स है डायपोल डायपोल फोर्स। तो आप सोच के बताएं, इन तीनों कैटेगरी में ए बी सी बॉइलिंग पॉइंट कम से कम किसकी होगी? 4A हेड्राइड की, 5A की, 6A की या 7A की? 4A ग्रुप की, 6A की या 7A की? किसकी बॉइलिंग पॉइंट कम से कम होंगी? 4A की, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बांड नहीं, इन सब में हाइड्रोजन बांड है। अच्छा, 5A ग्रुप के हेड्राइड में, 6A के ग्रुप के हेड्राइड में, 7A के ग्रुप के हेड्राइड में क्या है, क्या मौजूद है? हाइड्रोजन बांड। हाइड्रोजन बांड की वजह से इनके जो फर्स्ट मेंबर हैं हाइड्राइड बना रहे हैं, उनकी अट्रैक्टिव फोर्स सबसे ज्यादा होगी और इनकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगी पूरी सीरीज में। अमोनिया की ज्यादा होगी, वाटर की ज्यादा होगी और हाइड्रोजन फ्लोराइड की ज्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, पढ़ते हैं क्या है कि हाइड्राइड्स ऑफ 5A, 6A, 7A हैव पोलर मॉलिक्यूल्स। अमोनिया, वाटर, हाइड्रोजन फ्लोराइड शो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट्स इन देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स। कि इन ग्रुप में अमोनिया की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इस ग्रुप में वाटर की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इस ग्रुप में हाइड्रोजन फ्लोराइड की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। क्यों? क्यों ज्यादा है? क्यों ज्यादा है? क्यों ज्यादा है बेटा? क्यों ज्यादा है? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, ठीक है। चलें, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एज फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और इनसे ज्यादा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन। हेंस ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होना चाहिए कि हाइड्रोजन फ्लोरीन फ्लोराइड का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इट इज स्ट्रॉन्गर देन वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इट इज स्ट्रॉन्गर देन अमोनिया में जो बॉन्ड। चलें, ये तो हमें पता चला कि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें है, उसके बाद वाटर में, उसके बाद अमोनिया में। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन फ्लोराइड की ज्यादा हो, वाटर की उससे कम हो, अमोनिया की उससे कम हो, क्योंकि जो आपकी एक्सटेंट ऑफ जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो इस तरह से है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें स्ट्रांग है। पर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जो होता है वो किस तरह से होता है कि वाटर, हाइड्रोजन फ्लोराइड, अमोनिया। नीचे मैंने लिखा हुआ है, आप एक दफा पढ़ के मुझे बताएं कि ये क्यों है। नीचे मैंने रीजन लिखा हुआ है, पर आप थोड़ा सा देख के अपने हिसाब से बताएं कि ऐसा क्यों है। वाई दिस इज सो कि हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन फ्लोराइड का स्ट्रांग है वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड से, पर बॉइलिंग पॉइंट वाटर की ज्यादा है। रीजन लिखा हुआ नीचे कि वाटर जो है, वाटर में देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, वो एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। फ्लोरीन जो है उसके पास 3 लोन पेयर है, पर हाइड्रोजन बॉन्ड वो एक ही बनाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है और उसकी जो स्ट्रेंथ है हमारे सिंथेटिक्स बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, वो कितनी है? 41.8। किसकी? हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन वाले हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कितनी है? 41.8। अच्छा, ऑक्सीजन वाले की कितनी है? 28.4 हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन, और 8.4 जो है वो किसकी है? नाइट्रोजन। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 2 बना रहा है बॉन्ड, तो इसको हम करेंगे 2 × 24, ये हो जाएगा कितना? 56.8। यानी वाटर में मौजूद हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए आपको 56.8 किलोजूल पर मोल एनर्जी चाहिए, पर फ्लोरीन वाले हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए 41.8 चाहिए। सो आप बताएं अभी इस जो है न्यूमेरिकल वैल्यू को देख के बताएं कि बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज्यादा होनी चाहिए? बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज्यादा होनी चाहिए? वाटर की होगी, ठीक है। बात समझ आ गई बेटा? चले, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O इज मोर देन हाइड्रोजन फ्लोराइड बिकॉज water forms more number of hydrogen bonds than hydrogen fluoride. Hydrogen fluoride can form only one hydrogen bond with neighboring molecules, और जो आपका water है it forms 2 molecules, 2 hydrogen bond, and ammonia forms only 1 hydrogen bond. This is the reason
कि अमोनिया की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम से कम होगी, उससे ज्यादा हाइड्रोजन फ्लोराइड होगा, और हाइड्रोजन फ्लोराइड से ज्यादा कौन होगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड से ज्यादा कौन होगा, कौन होगा, कौन होगा, कौन होगा, वही हो। अब ये कुछ आर्डर हैं, इसको एक नजर देख लेते हैं, उसके बाद बर्खास्त करते हैं मीटिंग अपनी। क्लास कुछ लंबी हो गई है, होने दे, कोई बात नहीं। हाइड्रोजन फ्लोराइड का ये हो गया, ठीक है। अब हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है, अब इसका बॉइलिंग पॉइंट आर्डर क्या होगा? हाइड्रोजन फ्लोराइड की हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। अब उसके बाद अगर हम डायपोल डायपोल फोर्सेस देखें तो HCl में स्ट्रांग होनी चाहिए, पर एक बात समझ लें कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस मास पे भी डिपेंड करती हैं। किस पे? मास पे। अब मास ज्यादा होने की वजह से सेकंड नंबर पे HCl नहीं, ये तो इसलिए ज्यादा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड वाले सबको वो मास पे डोमिनेंट होते हैं, ठीक है। बाकी ये जो आपके हैं, ठीक है, ये हाइड्रोजन आयोडाइड का मास ज्यादा है, उससे कम किसका? हाइड्रोजन ब्रोमाइड का। हाइड्रोजन ब्रोमाइड का मास ज्यादा है किससे? HCl से। तो इसलिए ये बॉइलिंग पॉइंट है, ये थोड़ा जहन में रखना है, ठीक है। ये रटे वाली चीजें ये आपको थोड़ा जो समझनी है। इसका कॉन्सेप्ट तो क्लियर है कि हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, पर इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है दैट इज ड्यू टू इट्स हाई मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल को अगर आप किसी भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल से कंपेयर करेंगे तो पोलर की बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि उसमें डायपोल डायपोल फोर्स है, उसकी ज्यादा होगी लंदन डिस्पर्शन फोर्स वाले से। पर कंपैरिजन हमेशा, एक चीज ध्यान में रखें, कंपैरिजन हमेशा सेम मास से होती है, ठीक है, यानी मास कंपेरेबल हो। अगर एक का मास जो है 20 है, दूसरे का 220 है, तो देयर विल बी नो कंपैरिजन, ठीक है। ये आपको ध्यान, अगर आप इन तीनों के इमेजिन करें कि इनके मास सेम है, इमेजिन करें कि दे हैव सेम मास, तो आप बताएं कि इसमें बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज्यादा होती है? इन तीनों की। हाइड्रोजन फ्लोराइड को आप निकालें, अगर इन तीनों के मास सेम होते तो बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज्यादा होती? फिर HCl की, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस ज्यादा है, उसका इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस ज्यादा है। समझ आ गई बात, ठीक है। अच्छा, अगर पोलर कंपाउंड है, ठीक है, तो पोलर कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। पोलर कंपाउंड में डायपोल डायपोल फोर्स है। नॉन पोलर कंपाउंड है तो सबसे ज्यादा इसकी बॉइलिंग पॉइंट होगी जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है। और उससे कम किसकी होगी? डायपोल डायपोल की। डायपोल डायपोल की ज्यादा होगी किससे? नॉन पोलर से। नॉन पोलर में अट्रैक्टिव फोर्स कौन सी? लंदन डिस्पर्शन फोर्स, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास एक क्लोराइड आयन है, दूसरा HBr है, ब्रोमाइड आयन है और वाटर है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इनका सीक्वेंस सही है। क्यों सही है? देखिए, क्लोराइड आयन नेगेटिव चार्ज, और ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहां पे क्या सीन है? ब्रोमाइड आयन नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे जो है जीरो चार्ज है, ठीक है। यहां पे ऑक्सीजन जीरो चार्ज, ऑक्सीजन जीरो चार्ज। मुझे बताएं क्या ये ऑर्डर सही लिखा हुआ है? ग्रेटर देन। देखिए यहां पे कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, जीरो चार्ज। तो ये अगर A है, ये अगर B है, ये अगर C है, तो A स्ट्रॉन्गर देन B है या B स्ट्रॉन्गर देन B वीकर देन A है, या दोनों सही हैं? तो इसमें क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा है, इस वजह से ये स्ट्रांग होगा, ठीक है। और ये क्या होगा? वीक होगा। बाकी ये आपको पता है कि ये सब नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में लंदन डिस्पर्शन फोर्स होती है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास पे। मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा? आयोडीन का। तो आयोडीन की ज्यादा होगी ब्रोमीन से, ब्रोमीन की ज्यादा होगी क्लोरीन से, क्लोरीन की ज्यादा होगी क्लोरीन से। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर नहीं आई तो आप इसको आज देख लेना, कल हम दोबारा इसको रिपीट